Hello students, today we are discussing about electrochemistry top 10 questions. ओके देखो हम इसके क्या करेंगे, टॉप 10 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर स्टडी आउट करेंगे। किस तरह से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कितना इजीली हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वो सब हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक्स बताएंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस की तरह आपको सॉल्व करना है। आपको लगेगा नहीं इतने टफ क्वेश्चंस को आप इतनी आसानी से और इतने सिंपल मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ए सेल पोटेंशियल इज, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ए सेल पोटेंशियल। सबसे पहले बात देखो ये किसकी बात कर रहा है, सेल पोटेंशियल की बात कर रहा है। और सेल पोटेंशियल हमें पता है कि क्या होता है। सेल पोटेंशियल एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ई सेल को हम बोलते हैं, इसको ई सेल सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या बात कर रहा है, सेल पोटेंशियल की बात कर रहा है। दिस इज और सेल पोटेंशियल, दो सेल्स के बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, दो सेल्स के बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस हो जाता है ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो दो सेल जैसे हमारे पास है, इन दोनों सेल्स के बीच में क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक सेल आपकी क्या करती है, रिडक्शन करती है, एक सेल आपकी क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है। तो एक सेल रिडक्शन कर रही है, एक ऑक्सीडेशन कर रही है, क्यों? क्योंकि दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस है। एक का पोटेंशियल ज़्यादा है, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो रिडक्शन करता है, जिसका कम होता है वो ऑक्सीडेशन करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो हमारा सेल पोटेंशियल है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, यानी सेल पोटेंशियल पूछा है इसने। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ए सेल पोटेंशियल। दैट मीन्स कि सेल पोटेंशियल जो है हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इस टर्म की बात कर रहा है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर व्हाट इज इक्वल टू, यानी यहाँ पर ई जो है दैट रिप्रेजेंट सेल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। तो ई सेल की बात कर रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ई सेल को रिप्रेजेंट करता है ई सिंबल। ठीक है, तो ये ई सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो चेंज अगर आपका ई सेल चेंज होता है आपका, तो टेम्परेचर भी चेंज होता है। तो वही तो इसने बोला था, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ सेल पोटेंशियल। इस फॉर्मूले का आंसर इसने पूछा है कि व्हाट काइंड किसके इक्वल होगा ये फॉर्मूला, ये इसने यहाँ पर पूछा है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यही आपको डिस्क्राइब करना है। आपको अगर याद नहीं है तो मैं एक इक्वेशन आपको याद दिला देती हूँ कि दैट आपने इक्वेशन पढ़ी है एक, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू में क्या होता है, एन एफ होता है कर्ल ई अपॉन में कर्ल टी होता है एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। तो ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो यहाँ पर पढ़ लीजिए कि चेंज इन एंट्रोपी एस क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करता है। एस किसको रिप्रेजेंट करता है, एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज चेंज इन एंट्रोपी। और यहाँ पर एन एफ को रिप्रेजेंट क्या करता है, एन एफ क्या होता है हमारा, एन एफ जो होता है दैट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन क्या हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, एफ हमारे पास क्या है, फैराडे होता है। ठीक है, ये हमारे पास फैराडे होता है। ई क्या है हमारे पास, वही ई सेल पोटेंशियल हमारे पास होता है। टी हमारे पास टेम्परेचर होता है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ई सेल का बताइए डेल्टा एन एफ, डेल्टा ई अपॉन में टी पूछ रहा है। तो आप इसको निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कर्ल ई अपॉन में कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, ये इसके नीचे चला जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी डिवाइड बाय में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फैराडे। तो यही तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आप ये डिस्क्राइब कीजिए कि सेल पोटेंशियल क्या होता है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको पढ़ना था कि एक ही फॉर्मूला हमें याद है, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी एंड जो हमारे पास सेल पोटेंशियल होता है वो हम निकाल सकते हैं वेरी इजीली। ओके तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को निकालने की। दूसरी चीज़ देखो, ऑप्शंस को भी क्रैक करना सीखो हमेशा। जब तक आप ऑप्शंस तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शंस तक कैसे पहुंचेंगे, देखो फर्स्ट में देखो हमारे पास डेल्टा एच अपॉन में एन एफ होता है। डेल्टा एच अपॉन में एन एफ वाला जो फॉर्मूला है आपके पास, यानी चेंज इन एंथैल्पी जो आपके पास है, उस चेंज इन एंथैल्पी के फॉर्मूले को भी आप डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कैसे ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें डिवाइड बाय एन एफ नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। जब आप इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिवाइड में जाएंगी, जो मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, डेल्टा जी अपॉन में एन एफ, ऐसा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें हम क्या करेंगे, डेल्टा जी अपॉन में एन एफ करें। ठीक है, सिर्फ यही फॉर्मूला पॉसिबल है। अब देखो हम वन बाय वन सारे फॉर्मूले को पढ़ लेते हैं। डेल्टा एच का क्या फॉर्मूला होता है, यानी चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, एन एफ हमारे पास होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है माइनस में आपके पास होता है ई होता है, क्या लिख दिया मैंने, दोबारा देखो, टेम्परेचर मल्टीप्लाई में कर्ल ई अपॉन में कर्ल टी होता है। ठीक है,
माइनस में ई होता है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। समझ रहे हो मेरी बात कि ये हमारे पास डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है। तो डेल्टा एच के फॉर्मूले में, अगर आप डेल्टा एच के फॉर्मूले में जो आपके पास ये है, दैट इज़ योर टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, दैट इज़ योर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ सेल्फ पोटेंशियल होता है। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको इधर लेके जानी पड़ेंगी। तो कर्ल एच अपॉन में एन एफ तो नहीं आएगा, ये चीज़ भी तो डिवाइड में माइनस में जाएगी। यहाँ पर क्या माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या ये टेम्परेचर भी प्रेजेंट है, टेम्परेचर माइनस में, ये भी उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में डिवाइड में जो भी होगा। तो यहाँ पर डेल्टा एच अपॉन में एन एफ तो फिर भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन आपका इस तरह से गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कर्ल जी इज इक्वल टू में क्या होता है, कर्ल जी होता है नोट होता है प्लस में हमारे पास क्या होता है आर टी, और यहाँ पर क्या होता है एल एन क्यू होता है। तो इस फॉर्मूले में तो एन एफ का कोई रोल ही नहीं है, यहाँ पर तो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस आता ही नहीं है, इसमें तो ई सेल ही नहीं होता है। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पर क्या नहीं निकाल सकते हैं, डेल्टा जी अपॉन में एन एफ भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। तो डेल्टा एस अपॉन में एन टी वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर पुट नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा एस वाला जब हमने फॉर्मूला लगाया था वो हमारे पास क्या आया था, एन एफ आया था, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ सेल पोटेंशियल आया था, ये हमारे पास आया था। तो इसमें भी कहीं पर भी डेल्टा एस अपॉन में एन एफ आया था, सिर्फ डेल्टा एस अपॉन में एन टी यहाँ पर फिर भी प्रेजेंट नहीं था। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन क्यों सही आपको पता चल गया, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, उस फॉर्मूले से आप आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, इसने सेल वोल्टेज यानी सेल वोल्टेज ऑफ डेनियल सेल पोटेंशियल पूछा है। इसमें डेनियल सेल आपको पता होगा जिसमें क्या होता है, जिंक और कॉपर की जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होती है उसे डेनियल सेल कहा जाता है, जिसमें कॉपर एंड जिंक प्रेजेंट है। देखो दे रखा है कॉपर और जिंक दे रखा है, मतलब जिंक है, जिंक का हमारे पास क्या है सॉल्ट है, जिंक सल्फेट हमारे पास है। उसी तरह से कॉपर है और हमारे पास क्या है कॉपर सल्फेट है, उसका सॉल्ट, यानी जो मेटल है उसी का हमने क्या लिया सॉल्ट लिया है, जो हमारे पास मेटल कॉपर है उसी का हमने कॉपर सॉल्ट ले लिया। तो इस तरह से हमारे पास दो इलेक्ट्रोड इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये जो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होती हैं, एक इसमें से रिडक्शन करेगी, एक इसमें से ऑक्सीडेशन करेगी। तो इन दो इलेक्ट्रोड्स की कॉम्बिनेशन वाली जो सेल होती है उसे हम डेनियल सेल कहते हैं। इसमें से एक ऑक्सीडेशन करेगी, रिडक्शन करेगी। जो हमारे पास जिंक है यहाँ पर वो क्या करेगी, जिंक यहाँ पर क्या करेगी, जिंक यहाँ पर करेगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगी, क्योंकि इसका इनोट रिडक्शन वैल्यू लेस होती है इन कंपेरिजन टू कॉपर, तो दिस इज और मोर रिएक्टिव होती है। और ये क्या करेगी यहाँ पर रिडक्शन करेगी। तो इसने देखो दिया क्या क्या, आप देखो आपको समझ में आ गया डेनियल सेल कौन सी होती है। डेनियल सेल वो होती है जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड होती है, कॉपर इलेक्ट्रोड होती है, दोनों इलेक्ट्रोड्स आपस में जॉइंटेड होते हैं, ग्रेफाइट इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें से एक ऑक्सीडेशन करेगी, रिडक्शन करेगी, जिंक यहाँ पर ऑक्सीडेशन करेगी और ये क्या करेगी रिडक्शन करेगी, क्योंकि इसकी इनोट रिडक्शन वैल्यू जो होती है वो बहुत ही लेस होती है, किसकी, जिंक की। लेस इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है इसका, इसलिए ऑक्सीडेशन करती है। जिसका पॉजिटिव होता है इनोट रिडक्शन वैल्यू जिसकी पॉजिटिव होती है वो क्या करती है रिडक्शन करती है। देखो मूव टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो। क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या कि डेनियल सेल हमें दी गई है, इस डेनियल सेल में जिंक है हमारे पास और जिंक कॉपर ये हमें सेल प्रोवाइड की गई है। तो इसका इनोट रिडक्शन वैल्यू हमें प्रोवाइड किया गया। तो इसने क्या बोला है, सेल पोटेंशियल बोला। देखो फर्स्ट लाइन अगर पढ़ेंगे ध्यान से, द सेल पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक एंड दिस पर्टिकुलर होता है। तो 1.07 जो है आपको क्या दिया है, सेल का पोटेंशियल आपको प्रोवाइड किया गया, दैट इज और सेल पोटेंशियल आपको दिया गया है। ठीक है, सेल का पोटेंशियल यानी दो सेल्स के बीच में जो EMF है, दो सेल्स के बीच में जो इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस है, सेल पोटेंशियल का डिफरेंस है, वो लिया गया है ई सेल, दैट इज और 1.07 हो जाता है। उसके बाद इसने क्या किया, रिड्यूस्ड पोटेंशियल ऑफ, इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। सेल पोटेंशियल देख लिया हमने 1.07 हमारे पास है। फिर रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास कॉपर का दिया है इसने 0.34 है। ये क्या है हमारे पास 0.34 है, किसका, ये इनोट रिडक्शन वैल्यू हमारे पास कॉपर की दी है। तो हाँ सिंपल सी बात है, हमारे पास ई सेल होता क्या है, सबसे पहले तो ये बताओगे ई सेल क्या होता है, इनोट रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या होता है, इनोट रिडक्शन वैल्यूज़ हमारे पास होती है, इनोट रिडक्शन वैल्यूज़ माइनस में इनोट रिडक्शन वैल्यूज़ होते हैं। चलो इसका हम वो चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, दिस इज़ नॉट सुटेबल फॉर क्वेश्चन। ई नोट सेल हमें निकालना है इसमें। ठीक है, किसी भी ई नोट सेल निकालने का फॉर्मूला मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पर, कुछ नहीं कर रही हूँ। तो दैट इज़ और ई नोट रिडक्शन वैल्यू होती है माइनस में ई नोट रिडक्शन वैल्यू है, ये भी हमारी ई नोट रिडक्शन वैल्यू, दोनों हमारी ई नोट रिडक्शन वैल्यूज़ होती है। रिडक्शन हाफ रिएक्शंस होती है दोनों। ये हमारे पास किसकी होती है, कैथोड की होती है और ये हमारे पास एनोड की होती है। आपको ये पता होना चाहिए आपकी कैथोड कौन सी है, आपकी एनोड कौन सी होती है। ठीक है, अब छोटी सी बात देखो, यहाँ पर जो हमारे पास जिंक होता है वो किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह काम करेगा, क्योंकि जो एनोड की तरह काम करता है वही क्या करता है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस करता है। ठीक है, और जो यहाँ पर हमारी कॉपर है, ठीक है,
यहाँ पर जो हमारी कॉपर है, कॉपर यहाँ पर क्या करेगी, रिडक्शन करेगी। जब यहाँ पर कॉपर रिडक्शन करेगी तो इसकी ये किसकी तरह एक्ट करेगी, कैथोड की तरह एक्ट करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती हैं उसमें जो भी रिडक्शन करती है वो हमेशा आपकी क्या होती है, कैथोड होती है। तो जो भी रिडक्शन करेगी वो हमेशा हमारी क्या होगी, कैथोड होगी। और जो हमारी क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है, वो हमेशा आपकी क्या होती है, एनोड की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ पर आपको ई नोट रिडक्शन वैल्यू किसकी माइनस करनी है, कैथोड माइनस में आपको हमेशा एनोड करना है। मैं सिंपल वर्ड्स में इसको लिख सकती हूँ, देखो सिंपल वर्ड्स में हम यहाँ पर लिखेंगे कि दैट इज ई सेल, ई नोट रिडक्शन वैल्यूज़ हैं यहाँ पर हमारे पास, ई नोट रिडक्शन माइनस में ई नोट रिडक्शन। तो ये हमारे किसकी है, कैथोड की, और ये हमारे पास किसकी है, एनोड की हमारे पास है। ठीक है, तो ये ऊपर वाली जो हमारे पास है वो क्या रहेगी, फर्स्ट वाली जो हमारे पास है, दैट इज़ फर्स्ट वाली की मैं बात कर रही हूँ कि जो हमारी फर्स्ट वाली है दैट इज़ हमारी कैथोड की, और सेकंड वाली हमारी किसकी, एनोड की है। मैंने बता दिया आपको, ई सेल आपको दिया गया है, ई नोट रिडक्शन वैल्यूज़ हैं। ई नोट रिडक्शन वैल्यू आपको क्या दी है, 1.07 दी है, दैट इज़ 1.07 आपको प्रोवाइड की गई है। फिर ई नोट रिडक्शन वैल्यू आपका कैथोड दी गई है, जो जिंक जो आपके पास कॉपर दिया गया है, दैट इज़ कॉपर क्या हमारे पास कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। कॉपर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, हमारे कैथोड का, क्योंकि ये रिडक्शन कर रहा है। तो कॉपर यहाँ पर कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, जिसकी वैल्यू क्या दी है, 0.34, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 0.34 हमारे पास है। तो ये हमें दी है 0.34। कलर चेंज कर लेते हैं, 0.34 आपको दी गई है माइनस में ई नोट रिडक्शन वैल्यूज़ ऑफ जिंक हमारे पास है, यानी जो हमारे पास एनोड है उसकी। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, ध्यान से देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक आपको बताना है, नहीं जिंक की जो आपको ई नोट रिडक्शन वैल्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी होती हैं। तो यहाँ पर हमें इस एनोड का ही फाइंड आउट करना है, जो ये हमें एनोड दी गई है, इस एनोड का ही रिडक्शन पोटेंशियल हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये हमारे पास क्या माइनस का साइन है, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या आएगा 0.34 हमारे पास आएगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दैट इज़ ई नोट रिडक्शन वैल्यूज़ हमारे पास हो जाएंगी किसकी, जिंक की हो जाएंगी, दैट विल बी जिंक की हो जाएंगी। और यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन हमारा इधर चला जाएगा। तो आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, मैं इसको फिर से मेंशन कर देती हूँ, आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा होगा। ठीक है, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा इसको हम। ओके, वी गॉट दिस। ई नोट रिडक्शन वैल्यूज़ हमारे पास थी, किसकी थी हमारे पास, ये एनोड की हमारे पास थी। तो जब हमें क्या बोला गया है कि ई नोट रिडक्शन वैल्यूज़ आपको जिंक की निकालनी है, तो ये जिंक हमारे पास एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, ये जिंक की हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो 0.34 को इधर लेके जाएंगे, तो 0.3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 0.73 नहीं मिलेगा। आप निकाल कर देख लेना जब इसको माइनस करेंगे। और यहाँ पर क्या बचा, ई नोट रिडक्शन वैल्यूज़ हमारे पास किसकी बची, जिंक की हमारे पास मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का साइन होता है, आपको माइनस का साइन बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में माइनस का साइन सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो यहाँ पर देखो ई नोट रिडक्शन वाले का माइनस का साइन, तो ये माइनस का साइन इधर ही आएगा। ठीक है, तो ये माइनस 0.34 है। तो ऑप्शंस भी कितने बढ़िया दिए इन्होंने, दिमाग ख़राब करने वाले हैं बच्चों का। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में 0.63 है, ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है, कैंसिल आउट हो गया। सेकंड ऑप्शन देखो 0.34 है, 0.73 हमारे पास है, और बी ऑप्शन में भी 0.73 हमारे पास है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल सी बात देखो ध्यान से, एक आपके पास माइनस का साइन है, एक में आपके बिल्कुल माइनस का साइन है। तो आपको माइनस का साइन बहुत ज़्यादा अच्छे से देखना है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी विल बी और आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, माइनस का साइन, माइनस क्यों आया है ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पर माइनस का साइन है, ये उधर चला जाएगा माइनस का, तो माइनस 0.73 हो जाएगा। We have solved this question. If you any queries, then tell to me. Next question we have. अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है हमारे पास, उसमें इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू। आप मेरी छोटी सी बात ध्यान रखो, जब भी दो सेल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, दो सेल्स के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो उसका एक का क्या निकलता है, ई नोट रिडक्शन वैल्यू निकलती है, ऑफ कैथोड की निकलती है। ठीक है, माइनस में हमारे पास क्या होती है, देखो हमारे पास ई नोट सेल हमने अभी निकाली थी, ई नोट सेल हमने अभी फाइंड आउट की थी, दैट इज़ हमारे पास की थी ई नोट रिडक्शन वैल्यूज़
थी हमारे पास, ये भी हमारे पास ई नॉट रिडक्शन वैल्यूज़ थी, ये हमारे पास कैथोड की थी और ये हमारे पास एनोड की थी। तो दोनों में क्या था, सेल्फ पोटेंशियल का डिफरेंस था, दैट इज़ और माइनस का साइन। तो दोनों सेल्स में क्या है, ई नॉट रिडक्शन का वैल्यू, दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस है, एक का ज़्यादा होता है एक का कम होता है, इसलिए ज़्यादा वाले में से हम कम को माइनस करते हैं। तो जिसका हाइयर होता है, जिसकी ई नॉट रिडक्शन वैल्यू क्या होती है, हाइयर होती है, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। तो जिसका ई नॉट रिडक्शन वैल्यू हाइयर होती है उसकी कंसंट्रेशन भी हाइयर होती है, और जिसका लोअर होता है ई नॉट रिडक्शन वैल्यू, जिसका लोअर होता है उसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो भी क्या होती है, लोअर होती है, उसकी कंसंट्रेशन भी क्या होती है, लोअर होती है। आपको ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बता रही हूँ। जिसका ई नॉट रिडक्शन वैल्यू हाइयर होती है, आप ध्यान से याद रखो, ठीक है, जिसकी भी ई नॉट रिडक्शन वैल्यू हाइयर होती है, तभी तो हम हाइयर में से क्या करते हैं, लोअर को माइनस करते हैं। तो जिसकी हाइयर ई नॉट रिडक्शन वैल्यूज़ होती हैं उसकी कंसंट्रेशन भी हाइयर होती है, जिसका ई नॉट रिडक्शन वैल्यू लोअर होती है उसकी कंसंट्रेशन भी लोअर होती है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि कंसंट्रेशन का मैंने डिफरेंस बता दिया, एक की कंसंट्रेशन हाइयर होगी है, एक की कंसंट्रेशन लोअर होगी है। तो जिसकी कंसंट्रेशन हाइयर होती है उसका ई नॉट रिडक्शन वैल्यू हाइयर, जिसकी कंसंट्रेशन लोअर होती है उसका ई नॉट रिडक्शन वैल्यू लोअर हो जाती है। लेकिन क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम हमारे पास आता है उस टाइम पे दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, दोनों की कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल हो जाती है, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इक्वल होती है। अगर मान लो ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट होता है, तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, रिएक्टेंट्स की भी और प्रोडक्ट्स की भी कंसंट्रेशन दोनों की क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएंगे दैट मीन्स देयर इज नो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है वो कंसंट्रेशन का आता है। अगर आपके रिएक्टेंट साइड में कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसका ई नॉट रिडक्शन वैल्यू ज़्यादा होता है, अगर आपके प्रोडक्ट साइड में ई नॉट रिडक्शन वैल्यू हाइयर होती है इसका मतलब उसका ई नॉट रिडक्शन वैल्यू हाइयर होता है। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आता है तो प्रोडक्ट की भी उतनी कंसंट्रेशन होती है, उतनी ही हमारे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होती है, दैट मीन्स देयर इज नो डिफरेंस ऑफ ई नॉट रिडक्शन वैल्यूज, दैट मीन्स वहाँ पर कोई सेल्फ पोटेंशियल जो है वो डिफरेंस नहीं होगा। सिंपल वर्ड्स में बोलें कि जो हमारे पास ईएमएफ होता है दो सेल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास होता है। तो दो सेल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। समझ रहे हो मेरी बात। तो दो सेल्स के बीच में जो हमारे पास डिफरेंस आता है कंसंट्रेशन का, वो आपको ध्यान रखना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होता है दैट इज ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो आपका कहीं पर भी ईएमएफ डिफरेंस आता है तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से आता है। बट हमारे पास क्या होता है कि इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन बिल्कुल क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। जब कंसंट्रेशन सेम हो जाएंगे तो सिंपल सी बात है क्या होगा हमारे पास, ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगे हमारे पास, सेम हो जाएगी। जब कंसंट्रेशन ही सेम हो जाएंगे तो हमारा ई सेल जो होगा दैट विल बी ईएमएफ पोटेंशियल होगा आपका जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर ई नॉट रिडक्शन वैल्यूज आपको ध्यान रखना है कि ई नॉट रिडक्शन वैल्यू कभी आपकी इक्वल और नॉट इक्वल नहीं होती है, वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ई सेल इज इक्वल टू जीरो होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आपका ऑप्शन है, क्योंकि ई सेल पोटेंशियल जो होता है वो आपका जीरो होता है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सेल्स। ई नॉट जो सेल पोटेंशियल आपका होता है, यानी स्टैंडर्ड जो कंडीशंस में आपका होता है ईएमएफ, वो हमेशा फिक्स कंडीशंस में होता है। तो उसके लिए हम कंडीशंस लेते हैं, टेम्परेचर इतना है, कंसंट्रेशन इतनी है, तो वो हमारी चीज़ें फिक्स होती हैं, वो कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये बाकी सारे ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो ई सेल होता है यानी जो आपका ईएमएफ होता है वो आपका जीरो हो जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन जो आपकी ई नॉट रिडक्शन वैल्यूज है कभी उनको जीरो मत कर देना, क्योंकि वो हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशंस में रिप्रेजेंट करती हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक्टिविटी का पूछा जा रहा है, तो एक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए हमेशा कि एक्टिविटी हमारे पास क्या होती है, ठीक है। अब देखो किसी की भी एक्टिविटी, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, सोडियम सल्फेट दिया गया, मीन आयनिक एक्टिविटी ऑफ सोडियम सल्फेट हमें प्रोवाइड किया। तो सोडियम सल्फेट हम लिख देते हैं यहाँ पर, सोडियम सल्फेट हमें प्रोवाइड किया गया, दैट इज सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का कैसे ब्रेक डाउन करोगे, सोडियम प्लस में सल्फेट, तो इस तरह से आप इसका ब्रेक डाउन करो। तो सोडियम कितने हमारे, दो हैं, और सल्फेट कितने हमारे पास, वन है। अगर आप इसकी कंसंट्रेशन लिखना चाहते हो, मोलर कंसंट्रेशन लिखना चाहते हो, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 2m हो जाएगी, और ये आपकी m हो जाएगी। तो ये हमारी मोलर कंसंट्रेशन है। अगर आपको किसी की भी एक्टिविटी मेंशन करनी होती है तो एक्टिविटी हमेशा क्या होती है आपकी, ये देखो ध्यान से, ये होता है x प्लस वाई, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास होते हैं, इज इक्वल टू में a प्लस वाले चार्ज होगा आपका, और a माइनस यानी जो आपका उसका कैटाइनिक पार्ट है, और ये आपका उसका जो एनाइनिक पार्ट है, रेज्ड पावर x हो जाएगा, और ये आपकी रेज्ड पावर y हो जाएगा। समझ रहे हो आपके मैं क्या बोल रही हूँ। अब देखो
यहाँ पर जो हमें सोडियम सल्फेट दिया गया है, सोडियम सल्फेट का मैंने जस्ट ब्रेक डाउन किया है, सिंपल क्या ब्रेक डाउन किया है कि 2 सोडियम में, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट में 2 सोडियम, इसलिए मैंने 2 लिख दिया यहाँ पर। कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। सल्फेट के हमारे पास सिर्फ एक ही मोल्स है, तो एक ही मैंने इसको मैंशन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कंसनट्रेशन इसकी m हो जाती है, सिंगल m, इसको मोलैरिटी मैंने लिखा है, तो इसकी हमारे 2m हो जाएगी, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसके 2m लिखा मैंने इसको, ठीक है। अब एक्टिविटी का फॉर्मूला मैंने लिखा, और तो कुछ किया नहीं मैंने। यहाँ पे क्या किया, एक्टिविटी का फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन किया है। जब मैंने यहाँ पर एक्टिविटी का फॉर्मूला मेंशन किया है, तो इस एक्टिविटी के फॉर्मूले में हमें क्या देखने को मिलता है, ये होता है हमारे पास मीन एक्टिविटी, क्योंकि इसमें दोनों आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और हमारे पास नेगेटिव आयंस भी होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों आयंस का लिखा हो रहा है। ऊपर क्या है हमारे पास x प्लस वाई, ये क्या है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। फर्स्ट इसको हमने x मान लिया और इसको हमने y मान लिया, तो फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास हैं, x मोल्स कितने हैं हमारे पास, इसके 2 है, और y मोल्स कितने हमारे पास 1 होते हैं। तो इस तरह से लिखा, ये प्लस आयंस की एक्टिविटी हो जाएगी, हमारे पास माइनस आयंस की एक्टिविटी हो जाएगी। तो रेस्ट बार आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर x प्लस वाई आपका केस के इक्वल है। x आपका कितना है, यहाँ पर x मैंने बताया यहाँ पर 2 है, सोडियम के लिए है, और दूसरा हमारे पास क्या बना, दैट इज टोटल 3 हमारे पास हो जाएगा। ये समझ गए हो आप, ठीक है। तो a प्लस माइनस एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। a प्लस आपका क्या हो जाएगा, दैट इज़ आपका क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा, और a माइनस क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यही तो पूछा है क्वेश्चन में आपको, तो इसकी एक्टिविटी बतानी है और कुछ भी नहीं बताना है। तो आप अगर ऑप्शंस को देखते हैं, आप वो ऑप्शंस को देखें, फर्स्ट ऑप्शन देखें, तो a, मैं इसको एक बार और लिख देती हूँ, a प्लस माइनस जो है हमारे पास, ये 3 पावर जो उधर चली जाएगी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास a प्लस माइनस, सॉरी दूसरा कलर ले लेते हैं, हम इतना विजिबल नहीं है ये। तो a प्लस माइनस जो है पावर 3 जो है उधर 1/3 हो जाएगी आपकी, ठीक है। a प्लस और a माइनस, इसकी क्या है स्केयर है, और इसका 1 है, इज इक्वल टू में है, और ये 1/3 हो जाएगा। टोटल पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, ठीक है। तो 1/3 हो जाए। तो ऑप्शंस अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तो ऑप्शन देखो ध्यान से, फर्स्ट ऑप्शन में तो 1/2 है, ये वैसे ही कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 1/3 पावर होती है, तो ये आपको ध्यान से देखना है। इसमें है आपकी 1/3 पावर, ठीक है, इसमें 1/2, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको ध्यान से क्या देखना है, आपका ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। यहाँ पर देखो ये तो 1/2, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, इसमें 1/3 है, इसमें 1/3 आपके पास है। लेकिन आपको ध्यान से देखना है कि सोडियम जो आपके आयंस थे, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, जो आपके सोडियम आयंस थे ना, सोडियम आयंस का ध्यान, सोडियम क्या थे आपके पॉजिटिव आयंस थे, वो हमारे पास क्या थे 2 मोल्स थे। तो पॉजिटिव वाला आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव वाले में हमेशा स्केयर होगा, क्योंकि यहाँ पर सोडियम हमारे 2 मोल्स है, सल्फेट नहीं है। तो आपके जो पॉजिटिव यानी सोडियम पॉजिटिव आयंस जो होते हैं, पॉजिटिव आयंस आपके क्या है 2 मोल्स है, इसलिए इसका क्या रखा हमने यहाँ पे स्केयर रखा। तो पॉजिटिव का यहाँ पर 2 स्केयर है आपके पास, ठीक है। तो पॉजिटिव का कहाँ पे स्केयर है, यहाँ पर पॉजिटिव का स्केयर है, यहाँ पर नेगेटिव का स्केयर है, ये आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर क्या है पॉजिटिव का स्केयर है, तो पॉजिटिव का ही स्केयर करना है। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर होगा, थर्ड आपका, सेकंड आपका गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा स्केयर में है, कौन सा आपका 1 पावर में, कौन सा आपका 2 पावर में है। तो पॉजिटिव आयन अगर 2 पावर में है, तो पॉजिटिव को ही 2 पावर में शो करना है। सो दिस विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान, आपको नर्नेस्ट इक्वेशन डायरेक्टली याद होनी चाहिए कि क्या कहते हैं, नर्नेस्ट सेल पोटेंशियल इज गिवन बाय, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना कि हमेशा लॉग के साथ में हमेशा प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला जो हमारे पास होता है, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखो ई सेल इज इक्वल टू में ई नॉट सेल माइनस में 0.059/n हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, और क्यू हो जाए। क्यू जो होता है यहाँ पर रिएक्शन कोशेंट होता है, ठीक है। क्यू जो होता है रिएक्शन कोशेंट होता है, और क्यू हमेशा क्या होता है प्रोडक्ट डिवाइड में रिएक्टेंट होता है। मैं यही बोलना चाहती हूँ आपको, जो भी आपका लॉगरिथम के साथ में मिले, नॉर्मल इक्वेशन में कुछ खास बात नहीं होती है स्पेसिफिक। नॉर्मल इक्वेशन में क्या होता है कि ईएमएफ होता है, ई सेल इज इक्वल टू में ई नॉट सेल हो जाता है, और ये 0.059 में एन होता है। एन आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लॉगरिथम होता है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट हमारे पास होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लॉगरिथम के पास रिएक्शन कोशेंट होता है, और दैट इज हमेशा प्रोडक्ट डिवाइड में रिएक्टेंट होता है। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे तो आपका प्लस का साइन, लॉगरिथम की जो भी टर्म्स माइनस में होती है वो प्लस में हो जाती है। तो अगर आप इसको रिएक्टेंट डिवाइड बाय प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पर प्लस का साइन आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नेगेटिव दे रखा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ पर कभी प्लस का साइन नहीं आता है, यहाँ पर प्लस का साइन कभी नहीं आता है, क्योंकि प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट डिवाइड बाय प्रोडक्ट इन्होंने किया है, तो यहाँ पर इन्होंने प्लस कर दिया है। ये कुछ ऑप्शन में गड़बड़ है, रिएक्टेंट्स डिवाइड बाय
प्रोडक्ट कर दिया तो इन्होंने प्लस को कर दिया। तो आपकी यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन भी सही है और आपका लास्ट ऑप्शन भी सही है। तो आप कोई भी करेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको करेक्ट करेंगे वही आपका सही होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन में तो क्या है, यहाँ पर माइनस का साइन लगा रखा है इन्होंने। फर्स्ट ऑप्शन को ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया है और प्रोडक्ट डिवाइड में रिएक्टेंट किया है। फोर्थ ऑप्शन में इन्होंने प्लस का साइन कर दिया, मतलब इक्वेशन को उलट दिया है। लोगरिथम वाले टर्म्स जो होती है उसको अगर हम ऊपर लेकर जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन आ जाता है। तो फोर्थ भी सही है और फर्स्ट भी सही है हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है हमें। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें तो पूछा सॉल्युबिलिटी किसकी मैक्सिमम होगी। अरे सिंपल सी बात, आप ध्यान से रखो। सॉल्युबिलिटी देखो, ये क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल सल्फाइड्स हैज़ मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी उसी की होगी जिसकी सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है, यानी जो आपका जो KSP होता है, KSP जिसका हाइयर होगा, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं, KSP दैट इज योर सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट जिसका सबसे हाइयर होगा वही हमारा क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा, वही हमारा सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कंपाउंड हमारे पास होगा वही, उसी का क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट सबसे ज़्यादा हाइयर होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ऑप्शंस को ध्यान से देखो, क्या दिखाई दे रहा है। कैडमियम सल्फाइड आपको दिया है 10⁻³ दिया है, नेक्स्ट -20, देखो ध्यान से। फर्स्ट देखो -10⁻30, 10⁻20, 10⁻54, 10⁻22। तो इन ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट में -30 है, सेकेंड में 20 है, 54 है, और ये सारे क्या हैं, माइनस में। -30 है, 10⁻20 है, 10⁻54 है, और 10⁻20 है। तो इनमें से सबसे हाइयर वैल्यू कौन सी है, 10⁻20। तो यहाँ पर जो हमारे पास 10⁻20 होगा दैट विल बी और हाइयर। इसका KSP जो है वो सबसे ज़्यादा हाइयर है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा हाइयर सॉल्युबिलिटी होगी। तो इसकी भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा इसकी हाइयर सॉल्युबिलिटी होगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, सेकेंड, क्योंकि इसका सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इतने काफ़ी क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट में हम देखेंगे सेवन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। सेवन्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड 2। हमें क्या करना है, लिस्ट 1 एंड 2 को हमने मैच करना है। जो ये लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2 दी गई है, हमें उसको मैच करना है। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हमें इसको सेलेक्ट करना है, कौन सा ऑप्शन किसके लिए सुटेबल रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो ध्यान, सबसे पहले हमें क्या दिया है, कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड जो होती है बेसिकली हमारे पास क्या होती है, स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड जो होती है वो बेसिकली किसकी तरह एक्ट करती है, दैट एक्ट्स एज ए रेफरेंस की तरह एक्ट करती है, हमेशा किसकी तरह एक्ट करती है, रेफरेंस की तरह। मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारे पास कैलोमल इलेक्ट्रोड होती है, मरकरी की जो इलेक्ट्रोड होती है, ठीक है, जो मरकरी की इलेक्ट्रोड हमारे पास होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है, मरकरी की इलेक्ट्रोड जो होती है वो हमेशा रेफरेंस स्टैंडर्ड की तरह यूज़ की जाती है, ठीक है। वो अपनी एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होती है, तो ये स्टैंडर्ड की तरह यूज़ की जाती है। ग्लास इलेक्ट्रोड जो होती है, हमेशा हमारे जो ग्लास इलेक्ट्रोड होती है वो हमेशा एक मेम्ब्रेन की तरह यूज़ की जाती है, दैट एक्ट्स एज ए मेम्ब्रेन की तरह यूज़ की जाती है। हाइड्रोजन तो हमारे पास पता ही है कि हमारे पास क्या होती है, गैस होती है, गैस इलेक्ट्रोड होती है हमारे पास। और क्विनोहाइड्रेन का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि क्विनोहाइड्रोन जो आपके पास होती है, अगर आप बुक्स में जाकर देखेंगे तो ये क्या होती है, एक रिडॉक्स रिडॉक्स हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास होती है। तो किनोहाइड्रेन जो होती है उसको रिडॉक्स सेल की तरह यूज़ किया जाता है। इसमें जो भी आपके पास आयंस प्रेजेंट होंगे, इसमें से एक ऑक्सीडेशन करेगा और एक क्या करेगा, यहाँ पर रिडक्शंस करेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा जो करेक्ट होगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। फर्स्ट का हमारा क्या रहेगा, ए रहेगा, एक्ट्स एज ए रेफरेंस स्टैंडर्ड। जो हमारे पास ग्लास होती है वो हमेशा एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करी है, हाइड्रोजन जो होती है वो गैस की तरह बिहेव करती है, और जो क्विनोहाइड्रेन होती है हमारे पास वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों सेल पोटेंशियल की तरह, मतलब उस दोनों सेल की तरह ही एक्ट करती है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ ये मैच करनी है, यूनिट्स जो होती है हमारे पास वो मैच करनी है। देखो ट्रांसपोर्ट नंबर जो होता है वो करंट कैरिंग जो होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर जो होता है हमारे पास क्या होता है, द करंट कैरिड बाय पॉजिटिव आयन प्लस में नेगेटिव आयन। यानी जो पॉजिटिव आयन जितना करंट कैरी करते हैं, पॉजिटिव आयन जितना करंट कैरी करते हैं, और जो नेगेटिव आयंस करंट कैरी करते हैं, उसका जो टोटल होता है वो हमारे पास होता है ट्रांसपोर्ट नंबर। तो ट्रांसपोर्ट नंबर बेसिकली क्या बताता है, फ्रैक्शन ऑफ करंट, जो फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरी करते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ करंट
यानी पार्टिकल्स जितना करंट कैरी करते हैं उसके फ्रैक्शंस की हम बात करते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड बाय पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जितना करंट कैरी करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। तो पॉजिटिव आयन ने कितना कैरी किया, नेगेटिव आयंस ने कितना कैरी किया, तो उसका जो टोटल होता है दैट इज और ट्रांसपोर्ट नंबर। तो ट्रांसपोर्ट नंबर जो हमारे पास होता है वो यूनिट लेस होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, याद रखना हमेशा ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर की कोई भी यूनिट नहीं होती है। और आयनिक मोबिलिटी का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ, दैट इज जो आयनिक मोबिलिटी हमारे पास होती है, आयनिक मोबिलिटी, दूसरा कलर ले लेते हैं दैट इज नॉट विजिबल हेयर। तो आयनिक मोबिलिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज हमेशा हमारे पास क्या होती है, स्पीड होती है, डिवाइड बाय हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास होता है। तो इसमें क्या होता है, डिवाइड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास होता है, दैट मीन्स इसमें पोटेंशियल तो कहीं पर भी आएगा, ठीक है। तो जितने भी ऑप्शंस आपको दिखे उसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें पोटेंशियल जरूर है, क्योंकि डिवाइड बाय क्या है, पोटेंशियल है, तो स्पीड अपॉन में या फिर वेलोसिटी आप लिख सकते हो। तो स्पीड अपॉन में पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो यूनिट होती है दैट इज हमारे पास वोल्ट होती है, तो वो पर वोल्ट हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पर वोल्ट हो जाएगा। तो जितने भी पर वोल्ट होगा दैट विल बी द आंसर हो जाएगा, पर वोल्ट पर सेकंड आपके पास हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है हमारे पास, देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट में अगर आप लिखती हूँ तो पोटेंशियल जो होता है उसको फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाय में dx, किसी भी चीज़ को dx से डिवाइड करते हैं दैट इज जो ग्रेडियंट होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात हो रही है, दैट इज और पोटेंशियल, पोटेंशियल डिवाइड बाय में क्या है, dx, दैट इज और पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट क्या हो जाएंगे, ऊपर हमारे पास पोटेंशियल हो जाएगा, डिवाइड बाय हमारे पास क्या है यहाँ पर वो प्रेजेंट है, क्या नाम है, एक्स डायरेक्शन में हमारा ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे यूनिट्स हो जाएंगे। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है हमारे पास, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारे पास हो। तो ऑप्शन विल बी द फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। देन थर्ड हमारे पास क्या है, आयनिक कंडक्टिविटी, आयनिक कंडक्टिविटी तो हमेशा हमारे पास कहते हैं पर ओम पर सेंटीमीटर होती है, सबको याद होता है। सेल कांस्टेंट की बात करते हैं, सेल कांस्टेंट जो हमारे पास होता है, सेल कांस्टेंट दैट इज सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको, सेल कांस्टेंट सी इज इक्वल टू में क्या होता है, एरिया अपॉन में लेंथ होती है, दैट इज वो सेंटीमीटर का स्केयर हो जाएगा, डिवाइड बाय में सेंटीमीटर हो जाएगा, एरिया की सेंटीमीटर स्केयर होगी, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, पर सेंटीमीटर बचा। तो यानी जो हमारा सेल क्या नाम है, सेल कांस्टेंट है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, पर सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ट्रांसपोर्ट नंबर यूनिट लेस हो जाएगा, आयनिक मोबिलिटी में वोल्ट आता है, तो वोल्ट वाला आप ध्यान से देख सकते हैं, आयनिक कंडक्टिविटी हमारे पास क्या हो जाएगी, पर ओम पर सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मूव टू द नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, देखो ध्यान से, नाइन्थ क्वेश्चन को हमें यहाँ पर देखना है कि नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है। नाइन्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द आयनिक स्ट्रेंथ फॉर 0.01 मोलर हमारे पास सॉल्यूशन NaCl गिवन है, एंड 0.01 मोलर हमारे पास क्या है, सोडियम सल्फेट हमें गिवन होता है, ठीक है। तो आयनिक स्ट्रेंथ निकालने का एक बार मैं फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि आयनिक स्ट्रेंथ निकाला क्या जाता है। तो आयनिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 1/2 होता है, C1 हमारे पास होता है Z1 का स्केयर होता है, ठीक है, स्केयर प्लस में C2 एंड Z2 का स्केयर हमारे पास होता है। ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी एक पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए एप्लीकेबल है। जैसे हमें क्या दिया है, NaCl दिया है, तो NaCl का ब्रेक डाउन करेंगे हम सोडियम पॉजिटिव में एंड Cl नेगेटिव में। तो ये भी 1 मोल है तो ये हमारे पास M हो जाएगा, ये भी हमारे पास 1 मोल है तो ये भी हमारे पास M हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको एक बार फिर से मैंशन कर देती हूँ, ठीक है। तो आयनिक स्ट्रेंथ मैंने लिख दिया है यहाँ पर 1/2, ठीक है, 1/2। C1 दैट इज और कंसंट्रेशन हमारे पास है, और Z हमारे पास क्या है, चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जेड के रिप्रेजेंट, जैसे हमने NaCl हमने लिया है, यहाँ पर NaCl का हमने सबसे पहले ब्रेक डाउन कर दिया है सोडियम पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आयनिक स्ट्रेंथ जो होती है एक पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए निकाली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी सॉल्ट के लिए निकाल रहे हैं, तो C1 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ योर सोडियम पॉजिटिव आयन का स्केयर है, चार्ज क्या है, पॉजिटिव आयन का स्केयर, मतलब जो पॉजिटिव आयन है उसका स्केयर, प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, C2 एंड Z2 का स्केयर हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर C2 का कंसंट्रेशन ऑफ एनायन हो जाएगी, एंड चार्ज किसका हो जाएगा, एनायन का, यानी चार्ज जो एनायंस पे प्रेजेंट उसका स्केयर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो कंसंट्रेशन ध्यान से देखो, कंसंट्रेशन क्या है इनकी, कंसंट्रेशन तो इसकी भी हमारे पास 1 मोल है और इसकी भी कंसंट्रेशन हमारे पास 1 मोल है, ठीक है। कंसंट्रेशन वैसे भी हमें गिवन है, दैट इज 0.01 मोलर हमारे पास होती है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या है, 0.01 मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगी।
तो जो हमारे पास सोडियम है प्लस में Cl नेगेटिव आयन हमारे पास है, इनकी कंसंट्रेशन क्या दी है हमें, इसकी कंसंट्रेशन दी है 0.01 मोलर है, इसकी 0.01 मोलर है। इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है 1 है, तो इससे 1 से मल्टीप्लाई, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आगे जो डिजिट होता है कॉफिशिएंट्स होते हैं वो हमारे पास 1 1 है, इसलिए इसके यही होता है। चार्ज कितना है इसके ऊपर +1 चार्ज, इसके ऊपर भी क्या है -1 चार्ज, सिर्फ एक एक ही इनके ऊपर चार्ज होता है। तो कंसंट्रेशन सोडियम पॉजिटिव की सबसे पहले कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास 0.01 मोलर, और चार्ज क्या है इसके ऊपर 1 है, 1 का स्केयर हो जाएगा, प्लस में इसी तरह से उधर हो जाएगा 0.01 मोलर। मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ। तो आयनिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू में 1/2 C1Z1 का स्केयर प्लस C2Z2 का स्केयर होता है, ठीक है। तो हाफ हो जाएगा। सोडियम पॉजिटिव की बात करेंगे कि सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ब्रेकडाउन है, इसकी भी 0.01 मोलर कंसंट्रेशन, इसकी 0.01 मोलर कंसंट्रेशन। इसके Z जो चार्ज होता है इसके ऊपर +1 है, उसके ऊपर Z कितना चार्ज है -1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.01 मोलर और 1 का स्केयर हो जाएगा प्लस 0.01 मोलर और 1 का स्केयर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर यही आएगा 0.01 मोलर, ठीक है। ये इतना निकालने की क्या ज़रूरत है आपको, मैं डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगी इसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जो आपका सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड की जो आप आयनिक स्ट्रेंथ निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगी 0.01 मोलर आएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से आप सोडियम क्लोराइड की भी सोडियम सल्फेट की अब आप इस तरह से निकाल सकते हैं, सोडियम सल्फेट की निकाल सकते हैं आप इस तरह से। सोडियम जो सल्फेट आपके पास है सोडियम सल्फेट का जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो किस में ब्रेक डाउन करेंगे, 2 सोडियम हमारे पास होंगे और एक हमारे पास सल्फेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोडियम आयंस है वो हमारे पास 2 मोलर हो जाएंगे, जो भी आपकी मोलैरिटी उसका 2 मल्टीपल है, और ये हमारे पास 1 मोलर ही है। तो मोलैरिटी कितनी है हमारे पास 0.01 मोलर हमारे पास है, तो 0.01 मोलर हो जाएगी, इसकी क्या है 0.01 मोलर हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। पॉइंट इज़ दैट कि जब आप इसकी आयनिक स्ट्रेंथ निकालने जाएंगे तो इतना ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डायरेक्टली 2-3 ट्रिक्स बताऊंगी जो सिर्फ आपको याद रखनी है, जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली। आप सिर्फ मोलैरिटी से, जो भी आपको गिवन मोलैरिटी है आप उस गिवन मोलैरिटी से ही आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ अभी, जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही इसको आपने याद करना है। कैसे याद करोगे, देखो 2-3 ट्रिक्स मैं बता रही हूँ आपको। कलर अच्छा ले लेते हैं, देखो देखो ध्यान से जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखना है। जैसे मेरे पास है ए बी सोल्ट, हमारे पास ए बी सोल्ट में क्या है, जितना पॉजिटिव ये चार्ज है उतना ही नेगेटिव ये चार्ज। तो इसकी जो आयनिक स्ट्रेंथ आएगी, आयनिक स्ट्रेंथ किसके इक्वल होगी, इसकी मोलैरिटी के इक्वल होगी। ये आपको ध्यान रखना है, जो भी आपको मोलैरिटी गिवन होगी, ठीक है। समझे मेरी बात, मैंने क्या बोला, इसकी मोलैरिटी के इक्वल होगी। इसकी जो आयनिक स्ट्रेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू इट्स मोलैरिटी। तो इसकी मोलैरिटी के इक्वल हो गया। अगर आपके पास ए बी सोल्ट होता है, ए बी सोल्ट यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, लाइक हमारे पास NaCl। तो NaCl की जब भी आपको आयनिक स्ट्रेंथ निकालनी आएगी तो उसके लिए आपको हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, वो उसकी मोलैरिटी। अब जो NaCl सोल्ट हमें गिवन होता है, NaCl सोल्ट की मोलैरिटी हमें कितनी गिवन होती है, 0.01 मोलर हमें गिवन होती है। तो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ भी कितनी होती है, 0.01 मोलर हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ और इसकी जो मोलैरिटी होती है वो बिल्कुल सेम होती है, इसलिए आप सिर्फ मोलैरिटी देखकर इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी ट्रिक देखो हमारे पास सेकंड, अगर आपके पास सोल्ट होता है AB2, ठीक है, या फिर सोल्ट होता है A2B, आपके पास सोल्ट होता है, तो इसमें आपकी जो आयनिक स्ट्रेंथ होती है वो हमेशा 3 टाइम्स ऑफ मोलैरिटी, इसकी भी आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगी, हमेशा 3 टाइम्स ऑफ मोलैरिटी। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला है कि जब आपके पास कोई सोल्ट है AB2 की फॉर्म में, ठीक है, या फिर आपके पास है A2B की फॉर्म में हो सकता है आपके पास, ठीक है, ऐसा कौन सा हो सकता है, Na2SO4 हो सकता है आपके पास, ठीक है, इस तरह का सोल्ट आपके पास हो सकता है। या फिर आपके पास ऐसे आयंस हो सकते हैं जैसे आपके पास कैल्शियम क्लोराइड आपके पास हो जाएगा, ये भी आपके पास 2 पॉजिटिव है, यानी जो A है आपका वो 2 पॉजिटिव के फॉर्म में है, और ये आपके मोनोएटमिक में यानी 2 नेगेटिव चार्ज आपके पास होता है। ये आपके पास 2 मोल्स हैं, ये आपके पास 1 मोल्स है, इस तरह से आपको ध्यान रखना। तो इनकी जो आयनिक स्ट्रेंथ होगी हमेशा क्या होगी, आपकी 3 टाइम्स होगी, ऑलवेज विल बी द 3 टाइम्स हो जाएगी। तो ये आपकी सेकेंड ट्रिक हो जाएगी। दैट मीन्स जो आपको यहाँ पर सोडियम सल्फेट गिवन होता है उसकी क्या हो जाएगी आपके पास 3 टाइम्स हो जाएगी। तो यानी जो आपको यहाँ पर सोडियम सल्फेट गिवन था,
सोडियम सल्फेट आपका किसी कैटेगरी में आता है, किस में आता है, A2B में आता है, यानी इसकी जो आयनिक स्ट्रेंथ होगी दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ मोलैरिटी। तो आपको मोलैरिटी कितने गिवन है, 0.01 मोल गिवन है, तो उसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी योर 0.030, ये आपकी मोलैरिटी है। तो ऑप्शन विल बी बी हो जाएगा। तो डायरेक्टली हमारे पास ये आपको ध्यान रखना है, सोडियम क्लोराइड की जो मोलैरिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू इट्स मोलैरिटी। तो जितना मोलर सॉल्यूशन दिया उतनी ही इसकी आयनिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। लेकिन सोडियम सल्फेट जो होगी उसकी क्या होती है, A2B होती है, यानी 3 टाइम्स आपके पास हो जाएगी। और एक और मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, लास्ट लास्ट मैं आपको बताती हूँ कौन सी आपको याद रखनी है, दैट इज़ A2B2 अगर आपको गिवन है, A2B2 आपको गिवन होती है, ठीक है, तो उसमें आपकी हमेशा क्या होती है, 4 टाइम्स हो जाती है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है आपकी, 4 टाइम्स हो जाती है। जब आपको ऐसा कोई सोल्ट गिवन होता है, A2B2 गिवन होता है, तो उसकी आयनिक स्ट्रेंथ जो होती है वो हमेशा क्या होती है आपकी 4 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन पे हम पहुंच गए। 10th क्वेश्चन देखो क्या कहता है हमें यहाँ पर। 10th क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है, 2 हाफ सेल रिएक्शंस हमें प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। 2 हाफ सेल रिएक्शंस हमें दी गई हैं। फर्स्ट में क्या हो रहा है, आयरन जो है उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, आयरन 2+ में कन्वर्ट हो गया, यानी आयरन ने क्या किया, 3 पॉजिटिव स्टेट में था, 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, 3 ऑक्सीडाइज स्टेट में है, 3 पॉजिटिव है, फिर किस में चला गया, आयरन 2+ में चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन का इसने गेन कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करके इसने क्या किया है, यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शंस किया है। तो रिडक्शन रिएक्शन करके इसने 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया, देन कन्वर्टेड हो द आयरन 2+ में कन्वर्ट हो गया। सेकंड में इसने क्या किया है, आयरन 2+ में है, उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर लिया है, देन आयरन में कन्वर्ट हो गया, यानी न्यूट्रल स्टेट में चला गया। तो इस तरह से हमें 2 रिडक्शन रिएक्शंस गिवन होती है, 2 रिडक्शन रिएक्शंस हमें गिवन होती हैं। तो 2 रिडक्शन रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, 2 रिडक्शन रिएक्शंस हमें गिवन होती हैं। तो ये जो हमें 2 रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पर गिवन होती हैं, इसमें इस तरह के इक्वेशंस में आपसे क्या पूछाएगा वो ध्यान से देखो। आपको क्या गिवन है, सेंटर रिडक्शन सेल पोटेंशियल निकालना है, यानी आपको क्या निकालना है, E0 सेल आपको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अब इसको निकालने का मैं आपको बेसिकली एक स्मॉल सा फॉर्मूला बताती हूँ जो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं और इसका आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा। N3 इज इक्वल टू में E3 इज इक्वल टू में E1, ठीक है। E3 हो जाएगा, N3 हो जाएगा, E1 हो जाएगा, N1 हो जाएगा, देन E2 हो जाएगा, हमारे पास N2 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स आपके पास क्या होंगे, हम यहाँ पर 3 इक्वेशंस लिखेंगे। पहली इक्वेशन के लिए E0 सेल हमारा E1 हो जाएगा, दूसरी इक्वेशन के लिए हमारे पास E2 हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन के लिए हमारे पास E3 हो जाएगा। ये N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। N किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। और E0 सेल क्या है आपके पास, E0 सेल जो है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम 3 इक्वेशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एकमात्र सबसे इजी ऑप्शन ये है कि आप इस इक्वेशन के थ्रू जाओ, क्योंकि E0 रिडक्शन वैल्यूज जो होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। जब आप उसका आंसर निकालने जाएंगे तो हमेशा एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, वो तो वो हमेशा एडिशन में आंसर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी N3 E3 जो है वो फाइनल इक्वेशन जो हमारा जो रिजल्टेंट जो हमें निकालना है दैट इज E3, आयरन +3 से हम आयरन में जा रहे हैं, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। तो इसके लिए N3 E3 हो जाएगा और E1 N1 हमारे फर्स्ट इक्वेशन के लिए, हमारे पास सेकंड इक्वेशन मिलेगा। तो देखो अब हम चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है कि आयरन जो है वो 3+ में है और 1 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया, कन्वर्टेड टू आयरन 2+ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसके लिए E0 रिडक्शन वैल्यू हमारे पास है दैट इज़ 0.77 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन देखो, आयरन हमारे पास क्या है, 2+ स्टेट में है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर लिया है, कन्वर्टेड टू आयरन में कन्वर्ट हो गया है। उसके लिए E0 रिडक्शन वैल्यू जो आपका माइनस में 0.44 है आपके पास, ठीक है। अब हमें फाइनल इक्वेशन क्या है, हमें निकालना है क्या, दिस ये फाइंड आउट करना है कि आयरन +3 से हमें आयरन में जाना है। दैट मीन्स आपकी रिएक्टेंट साइड में आयरन होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में आपका आयरन होना चाहिए। तो रिएक्टेंट साइड में ये आयरन 3+ तो है हमारे पास, और हमारे पास आयरन भी है, आयरन भी है हमारे पास राइट साइड में। देखो ध्यान से, अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपके पास यही इक्वेशंस आएंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमें यही फाइंड आउट करना है, आयरन 3+ से हमें कहाँ जाना है, आयरन में जाना है। तो देखो रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट में हमारे पास है आयरन 3+ और प्रोडक्ट में भी हमारे पास है आयरन। अगर हमारे पास हमें ये चीज़ें नहीं मिलती, आप सिर्फ फाइनल इक्वेशन को ध्यान से रखो। फाइनल इक्वेशन में हमें क्या चाहिए, आयरन 3+ हमें होना चाहिए और आयरन हमारे पास होना चाहिए। फाइनल इक्वेशन ये हमारे पास, ठीक है। तो ये जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास, इसके रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड हो जाएगी, और जो हमारी थर्ड आएगी वो दोनों का
रिजल्टेंट आएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें जो हमारी फाइनल इक्वेशन है उसमें आयरन 3+ आना चाहिए है रिएक्टेंट साइड में, और आयरन 2+ हमारे पास का आना चाहिए प्रोडक्ट साइड में। तो आप इसको अगर कैंसिल करना चाहेंगे तो आप यहाँ से आसानी से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आयरन 2+ से आयरन 2+ कैंसिल होगा, क्या बचा हमारे पास आयरन 3+ और 3 इलेक्ट्रॉन्स का आप एडिशन करेंगे तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, आयरन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो फाइनल इक्वेशन अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, फाइनल इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, फाइनल इक्वेशन हो गई आयरन 3+ प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड टू आयरन हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन होगी। जो दो इक्वेशन आपने बनाई है उन दो इक्वेशन से आप क्या निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन निकालेंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा N3E3 हमारे पास हो जाएगा, दैट इज N1 हो जाएगा, E1 हो जाएगा, प्लस में N2 हो जाएगा, E2 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब देखो थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये थी। थर्ड इक्वेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 मल्टीप्लाई में E3 तो हमें फाइंड आउट करना है N1। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास ये वाली फर्स्ट इक्वेशन, इस फर्स्ट इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 1 है, E0 रिडक्शन वैल्यू क्या है 0.77 हमारे पास। अब प्लस सेकेंड इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 मल्टीप्लाई में आपका क्या है ये 0.44 आपका है, माइनस 0.44 आपका है। तो यहाँ से अब अगर आप E3 को सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, दिस पर्टिकुलर आंसर आपको ऑब्टेन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया आपको क्या करना है, 3 इक्वेशंस आपको लेनी है। तीनों इक्वेशन जो आप यहाँ पर लेंगे उनका हमेशा याद रखना कि E0 रिडक्शन वैल्यू हमें क्या चाहिए, रिजल्ट हमें फाइनल में क्या चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। रिजल्ट हमें ये चाहिए कि आयरन 3+ से हमें किस में जाना है, आयरन में जाना है। तो आयरन 3+ से जब हम आयरन में जाएंगे तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स का हमें गेन करना पड़ेगा, तभी ये न्यूट्रलाइज हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन जो हमें फाइंड आउट करना है रिजल्ट में, ठीक है। फर्स्ट 2 इक्वेशंस आपको हमेशा दी होंगी, फर्स्ट 2 इक्वेशंस जो होंगे वो हमेशा आपको दी होंगी। ये वाले 2 इक्वेशन हो गए, फर्स्ट हो गया आपके, सेकंड हो गया। अगर आपको रिजल्टेंट में ऐसा नहीं मिलता है तो आप इक्वेशन को इन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसका एग्जांपल भी हम दिखा सकते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन्वर्ट करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको रिएक्टेंट पे आयरन 3+ चाहिए, प्रोडक्ट में आपको आयरन चाहिए होता है, इसलिए इन दोनों इक्वेशंस को इन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ऐसा नहीं होती इक्वेशन तो आप उसको इन्वर्ट कर देंगे, उसकी E0 रिडक्शन वैल्यूज भी आपकी इन्वर्ट हो जाएंगे। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देन थैंक यू सो मच, मीट यू इन नेक्स्ट मीट।